बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी खबर तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक ये है कि फैसलाबाद में जो केस था तहरीक इंसाफ का सानिया 9 मई का, और उसमें राना सनाउल्लाह के घर पे हमला किया गया था, उसका आज फैसला आ गया है और कोर्ट ने शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल और बाकी रहनुमाओं समेत जो है वो 59 जो मुलजमान थे उन्हें सज़ा सुना दी है। कहीं एक को 10 साल की कैद है और कहीं एक को 3 साल की कैद का हुक्म जो है वो सुनाया गया है। और फिर बड़ी खबर यह भी है कि फवाद चौधरी जो कि तहरीक इंसाफ के इंतहाई सरगर्म रहनुमा थे और साबिक वफाकी वज़ीर भी थे, उन्हें बरी कर दिया गया है। ये दूसरा केस था जिसमें फवाद चौधरी बरी हुए और फिर उनके साथ जैन कुरैशी जो कि साहबजादे हैं शाह महमूद कुरैशी के, उन्हें भी इस केस में बरी कर दिया गया है। इस पे बात करेंगे कि आखिर ये सज़ाओं का असर क्या पड़ेगा तहरीक इंसाफ पर। फिर एक और बड़ा धचका कहें तहरीक इंसाफ को या एक बड़ी खबर कहें, वो ये कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राय साहब ने अपने ओहदे से अलहदगी का ऐलान कर दिया है और उनका ये कहना है कि वो अपनी सर्विसेज तो तहरीक इंसाफ के लिए दस्तियाब रखेंगे, लेकिन जो पार्टी ओहदा है उससे वो अलग हो जाएंगे, मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। ये भी एक बड़ी खबर है तहरीक इंसाफ के लिए। इस पे बात करने के साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि जो सियासी डेडलॉक है उसका खात्मा कैसे होगा। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बार बार रब्तों का जो है वो फैसला होता है, बार बार जो है वो दावत दी जाती है, लेकिन डायलॉग हो नहीं पा रहे। असद कैसर ने भी जो है वो दरख्वास्त की है साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से कि वो कोई रोल प्ले करें और दोनों जमातों को, फ्रीकैन को इकट्ठा बिठाकर बातचीत को आगे बढ़ाएं। इन मामलों पर बात करें। हमें आज ज्वाइन किया है नियाज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने। आप तर्जुमान हैं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के। न्याज़ी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। एक और सज़ा आ गई सर, एक और फैसला आ गया। तो पहले भी मुख्तलिफ केसेस में शिबली फराज को, उमर अयूब को जो है सज़ा हुई, जरताज गुल को सज़ा हुई, आज राना सनाउल्लाह केस में जो है वो सज़ा होगी। तो तहरीक इंसाफ किस तरफ जा रही है सर? देखिए बलोच साहब, मैं तो वैसे ये फैसला देख के सबसे पहले ये चीज़ अखज़ करता हूँ कि अदलिया की आज़ादी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे हैं। जी जी, ये आज़ादी नहीं है। अभी आप कहेंगे कि परसों चंद दिन बाद बाई इलेक्शन होगा, तो हमें पहले पता है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है। ये भी हमें पता था कि बातें हो रही हैं कि जी 2/3 मेजॉरिटी और 27वीं तरमीम और ये सारे फैसले आना, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो उसका एक प्रोसेस होता है, मेरे साथ फार्मर सेक्रेटरी कमर दलशाद साहब बैठे थे, तो उन्होंने एडमिट किया इस बात को कि जब भी कोई डी सीट होता है तो उसका एक रेफरेंस आता है स्पीकर को, तो फिर जहाँ आता है। लेकिन जहाँ तो इलेक्शन कमीशन इतनी तेजियाँ दिखाता है कि लोग सज़ा की उधर खबर आती है और इधर डी सीट होता है और उधर इलेक्शन अनाउंस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कौम देख रही है, अवाम देख रही है, अवाम में बड़ा शऊर आ गया है। और ख़ासकर 8 फरवरी के बाद तो बहुत आया है कि अवाम को पता चल गया कि फार्म 45 क्या है, 47 क्या है, 49 क्या है। ठीक है, ये शऊर की बातें जो हम दे गए हैं लोगों को। लोग कहते हैं पता नहीं हम जंग नहीं जीते, मैं कहता हूँ कि हम जीत चुके हैं, क्योंकि हम लोगों को शऊर दे चुके हैं। ये सबसे बड़ी कामयाबी है 78 साल बाद जो इमरान खान ने शऊर दिया। अब आ जाए सज़ा पे। आइन का आर्टिकल 10 ये कहता है कि फेयर ट्रायल मौका दें। आप इन फैसलों को देखें। आपने सरगोदा की एक अदालत का फैसला देखा है, एक सज़ा ऐसी हुई कि उन्होंने कहा कि इस जो एक्यूज्ड है इसकी एफिलिएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लिहाजा इसको सज़ा होती है। अब उमर अयूब का या शिबली का वहाँ प्रेजेंस होना, 5 जगहों पे आपने सज़ा दी है। आपने राना सनाउल्लाह के घर में भी इनको सज़ा दे दी। आज वो शेख रशीद साहब भी बोले हैं। तो ये हमें पता है, ये हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इसी तरह जैसे इद्दत का केस हुआ, साइफर का हुआ, इवन देन आप इमरान खान की तो है कि हाई कोर्ट इन सज़ाओं जी ये तो इतना देखें। ये अदालतें पता है क्या बलोच साहब, ये अदालतें हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर। ठीक है, जब मिलिट्री कोर्ट का फैसला हो रहा था तो फिर उधर भेजते हैं। इन्होंने यकदम इनके अंडर हैं और जो मिनिस्टर बैठा है वो भी इनका बंदा है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर, वो जिस तरीके से बैठे हैं, उन्होंने पूरा एक प्लान है, इनको सजा दिलानी थी, वो सजा हो गई है। अब अच्छा एक FIR है, सेम रोल है,
उसी में आज मेरा ख्याल है आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर होंगे, 75 लोगों को कन्विक्शन हो गई, बाकी लोग जो थे 108 वो 59 को जो है, हाँ 50, और बाकी वो इक्विटल हो गई। तो अब मुझे नहीं समझ आती, सबसे बड़ा लैक्यूना ये है कि एक अकरेंस, एक FIR, उसी में लोग और सेम रोल, उसमें कुछ लोगों को सजा हो रही है और कुछ को बरी हो रहा है, और ये खासकर इनको टारगेट कर रहे हैं जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, चाहे वो हमारा पंजाब वाला था, चाहे ऑप्शन क्या है तहरीक इंसाफ के पास? सर ऑप्शन ये है कि हम तो बार बार यही बता रहे हैं कि जी 2 साल तो हम गुजार गए। देखें जावेद बलोच साहब जी, मुझे पता है कि मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया, फिर हम पेशावर इस केस को लड़े, फिर हमसे बल्ला छीना गया, फिर मुश्किल में हमें जिस तरह हमसे पेपर छीने जाते थे, लोग अरेस्ट होते थे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई गई, तो पार्टी लड़ते 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 जहाँ तक पहुँच गई। तो मेरा ख्याल है अब लड़ाई जो है, आप देखें ना, पार्टी तो लड़ रही है, लेकिन आपको लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, या कोई पार्टी खुद लोगों निकाल रही है, कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं। सुलेमान अकरम राजा साहब ने जो है वो ऐलान कर दिया पार्टी छोड़ने का। अच्छा, लोग जो, मैं सुलेमान अकरम राजा की बात पे बाद में आता हूँ, जो लोग छोड़ के जाते हैं ना, वो कहते हैं ना काफिला जब चलता है ना तो लोग बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इमरान खान का जो विजन था 96 से वो चला था, वो मैं कहता हूँ, मेरी मुलाकात हुई जेल में, उसने कहा कि 6 फरवरी को उन्होंने कहा कि अब देखना, ट्रेंड देखना 8 फरवरी को कि लोग किस तरीके वोट देते हैं, ये धांधली भी दरमियान में खत्म हो जाएगी, आपका कैंडिडेट 50-50 हज़ार पे जीतेगा, हमें कोई परवाह नहीं है, हम एक वर्कर को भी टिकट इमरान खान देगा ना तो इनके लीडर से वो जीतेगा। ये वो पार्टी उस प्रोसेस से निकल गई, इमरान खान ने वो निकाल दिया। अच्छा, अब सुलेमान अकरम राजा साहब की जो बात है, अच्छा मैं आपको बताऊं, सुलेमान अकरम राजा मेरे तरह वकील है, मेरा इस पार्टी को ज्वाइन करना जो सुलेमान अकरम राजा, उसने तो मुझसे बात की है, मेरा भी एक ही मिशन था, और मैंने मुश्किल हालात में किया, जब लोग मुश्किल हालात में दूसरी पार्टियों में जा रहे थे, तो मैं प्रेसिडेंट था बार का, तो मैं इमरान खान को ज्वाइन किया, और आज भी ये आपके मीडिया के सामने कहता हूँ, सिर्फ एक वजह, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। मैं भी चाहता हूँ इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, और रूल ऑफ लॉ होगा तो हर चीज़ ठीक होगी। यही सुलेमान अकरम राजा, जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, उसका वालिद वकील, वो खुद वकील और अच्छा वकील, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का और कॉर्पोरेट साइड पे अच्छा वकील है, उसने आके जब मैरियट में पहली स्पीच की, तो यही जब रिजीम चेंज हुआ तो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे ज्वाइन किया। लेकिन तो मुझे आज का जो राजा साहब जो है ना, वो पार्टी के अंदर बड़े डिस्प्यूटेड पर्सनैलिटी के तौर पर जाने जाते थे, क्या ये वजह है कि प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके या कोई और वजह बनी है? मैं आपको बताऊं ना, जो आदमी, मैं भी 2005 से, जो आदमी मेरिट की बात करता है जी, और जो आदमी करता है प्रिंसिपल की बात, उसकी मुखालफत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये पाकिस्तान में 2 चीज़ें हैं, क्योंकि एक तो पार्टी हम 35 साल से बड़ी, आपको जंग बाहर भी लड़नी पड़ती है, हाँ, और अंदर भी लड़नी पड़ती है, क्योंकि अंदर भी लॉबिंग होती है जी जी। जहाँ भी आप जाएं, जहाँ आपका मीडिया है ना, जहाँ भी लॉबिंग होती है, हर जगह पे ये एक पाकिस्तान का कल्चर बन गया है। तो जो बंदा मेरिट की बात करेगा उसकी मुखालफत तो होगी। अब इमरान खान के खिलाफ 13 पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं सियासी, और अभी वो इकट्ठे होकर इलेक्शन फिर आपस में लड़ो ना। अब तो नून और पीपी को आपस में मुकाबला कर लो। आप तो कहते इमरान खान के साथ लोग ही नहीं है, जब इमरान खान के साथ लोग ही नहीं तो फिर क्यों इकट्ठे हो रहे हो? यानी इमरान खान के एक वर्कर से डरते। तो राजा साहब का मेन चीज ये थी कि वो मेरिट की बात मुंह पे कर देते हैं और वो कह देते हैं ये गलत है। तो मेरा ख्याल है यहाँ जो कंप्रोमाइज वाली पोजीशन है, मसालियत वाली, जो हमारा वो भी हम रूटीन में आ रहे हैं। मसलियत कर लो जी, कंप्रोमाइज कर लो जी, चीज़ों को देख लो। जितने तक तो उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया और आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को भी गल सुन लिया है, उसने क्या कि सच कोई बोलता नहीं, पता सबको है। तो ये बात होनी चाहिए। मैं क्यों उस बात को छुपाऊं? और मुझे क्या डर है? जब मैं गलत काम नहीं कर रहा तो मुझे बताना चाहिए अपनी पार्टी को, अपने लीडर को भी और अपने लोगों को। फिर जो सही बात है वो फिर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखें, इमरान अभी राजा साहब ने कहा है कि आज जो कोई, मैंने ट्वीट पढ़ा है, आपने भी ट्वीट पढ़ा है। अब राजा साहब ने ये कहा है कि मैं शायद, क्योंकि मैं खान साहब को कहूँगा कि मैं लीगल काम करता हूँ, मैं जो ओहदा ना रख सकूँ जो आज का कोई वाकया हुआ। वाकया भी मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बताऊं, खान साहब, मुझे पता है कि खान साहब फिर भी कहेंगे राजा साहब को कि आप पार्टी में रहें, आप ही जनरल सेक्रेटरी रहें, ठीक है।
राजा साहब इसी तरह हामिद खान को जब हम बात करते हैं वो कहते हैं हामिद खान बिल्कुल ठीक है, उसको आना चाहिए। यानी वो जिसके साथ खान साहब क्लियर होते हैं उसके साथ वो, मेरा ख्याल है कि उनकी जो प्रोफाइल है, लेकिन क्यों इतनी मुखालफत क्यों है सलमान अकबर राजा की पार्टी के अंदर? हमने कई यहाँ बैठे हुए लोगों ने जो है उन पे काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगाए, उनकी कैपेबिलिटी पे जो है वो सवाल उठाए कि वो अच्छे वकील तो हैं लेकिन अच्छे सियासतदान नहीं हैं। देखिए पॉलिटिक्स और वो एक अलग सब्जेक्ट है जो है वकालत, लेकिन जो इस पर आए ना बात करते हैं ना जावेद बलोच साहब, मुझे बड़ी हैरत होती है। मैं मीडिया पे जाता हूँ, अच्छा जी सियासत नहीं कहते, मुज़ाकरात नहीं कहते, ये हमारी सियासत जो पाकिस्तान की है ये यही है कि जो गलत काम हो रहा है उसके साथ मिलकर बैठ के चुप कर जाओ कि ठीक है यार, अच्छा चलने दो जी, आप भी आ जाएं, इसमें शामिल हो जाएं। अगर कोई बंदा मेरिट की बात करता है, हक की बात करता है और कहता है कि जी करप्शन नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूं कि पार्टी के अंदर कोई मैं टिकट दे रहा हूं तो इसमें भी मेरिट होना चाहिए। भाई ये एक जेन्युइन आदमी है, वर्कर है, इसके तो ये डिफरेंसेस होते हैं। और अगर शेर अफजल आके बात करता है या कोई करता है, वो तो पार्टी में भी साल पहले आए और उन्होंने एक टिकट नहीं लिया, 5-5 टिकट लिए। और फिर तो देखें मुराद, ऐसी चीजें करके तो फिर भी आप उंगलियां उठाते हैं। ये तो शायद मैं बात करूं कि मैं 2005 से आ रहा हूं, मेरे जैसा बंदा बात करे, लेकिन मैं खान साहब के साथ आ रहा हूं, इलेक्शन इंट्रा पार्टी कराया और कभी भी हमने पार्टी। देखें नई साहब, आपकी मुलाकात होती है खान साहब से, ठीक है, जो है वो सारी बातें ठीक है, लेकिन आपने इसी सिस्टम के साथ चलना है ना, इन्हीं सियासी जमातों के साथ आपने बैठ के पार्लियामेंट चलानी है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान चलाना है, बाकी चीज़ें चलानी है, तो इन पार्टियों के साथ तहरीक इंसाफ क्यों नहीं बैठ रही और क्यों नहीं आपकी डायलॉग कामयाब हो रही? हाँ ठीक है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इनके साथ बैठना चाहते हैं क्या? अगर हम 78 साल निज़ाम इसी तरह आप जिस तरह कह रहे हैं इन्हीं के साथ बैठ जाएं, इसी तरह बैठ जाएं, नहीं डायलॉग की बात कर रहा हूं, नहीं, कल वो इलेक्शन करवा रहे हैं, क्या हमें कोई गारंटी है कि ये इलेक्शन मेरिट पे होगा? ठीक है, आप यानी जिसकी वो तो खान ने यही कहा था ना कि ये सारे एक दिन, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, एक दिन आएगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, हो गए हैं। मैं कल कोई इंटरव्यू भी सुन रहा कि किधर किधर से चीज़ें इकट्ठी होकर उस एक आदमी को फिर भी नहीं गिरा सके। देखें कल बांग्लादेश ने क्या कहा है, माफ़ी मांगो, क्यों कहा है? जो हम मुराद है कि कौन वो उनके साथ ज्यादती हुई है ना, आप ऐसी चीजें क्यों करते हैं कि एक आदमी को, मैं अगर नवाज शरीफ को लोग पसंद करते हैं तो करें, हम कहते हैं। इमरान खान ने शुरू में कहा था कि मैं तो ये कहता हूं कि आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन करवाएं, और वो कहता है, आर्टिकल कहता है कि फ्री फेयर इलेक्शन, और आगे लफ्ज़ है कि वो गाइडेड बाय करप्शन होंगे, कि करप्शन लो। तो ये जायज़ मुतालबा है। अभी भी हम मज़ाकरात में आते हैं, मैं आपके इस मीडिया पे अभी कह के जा रहा हूं, सुबह बैठे और इलेक्शन करवाएं फेयर, एक दफा कराएं फेयर। वो तो खान साहब ने कहा कि एक फेयर इलेक्शन, एक 26वीं तरमीम। 26वीं तरमीम हम गलत कहते हैं। कल जज ने भी ये बात की है कि जी हम नहीं कर सकते इंसाफ। मुराद है कि 26वीं तरमीम ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर है आइन का, उसमें प्रीएम्बल में लिखा है कि आप अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ को नहीं छेड़ सकते। तो आपने बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ दिया है। आपने जुडिशियल कमीशन जो है आपने बिठा दिया एग्जेक्टिव, वो पसंद करके वोट करके जज को दे रहे हैं, तो फिर क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? फिर अदलिया की आज़ादी, इसी वजह से हम कहते हैं कि अदलिया अब मुलाजिम हो गई है, अदलिया आज़ाद नहीं है। जी। अब दोनों अदारों की जी बिल्कुल ठीक है। नाज़िर साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन मुझे यहाँ पे लेने की ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें और दुनिया देख रही है कि पाकिस्तानी मैशत जो है वो किस तरफ जा रही है और इंडिया की मैशत जो है वो किस तरफ जा रही है, जो 10 मई का मार्का हक था उसके बाद सूरत हाल जो है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है और पाकिस्तानी मैशत को जो है तस्लीम किया जा रहा है दुनिया में, जो है वो दुनिया उसकी मोतरफ हो रही है। और जो फील्ड मार्शल की मुलाकातें हैं ट्रंप के साथ, अमरीकी हुकाम के साथ, और जो मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसका भी बड़ा असर हो रहा है पाकिस्तानी मैशत पे और पाकिस्तानी साख पे जो है वो काफ़ी असर पड़ रहा है। जबकि अगर हम देखें तो जो इंडिया की मैशत है, जो इंडिया की साख है वो गिरावट की तरफ है, नीचे जा रही है। हमें जान की है सलमान शाह साहब ने, आप साबिक वज़ीर ख़जाना भी हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा सर, जो माशी इशारियाँ हमारे अगर हम देखें ग्राफ तो माशाल्लाह पाकिस्तान का ग्राफ जो है दुनिया में काफ़ी ऊपर जा रहा है। देखें पॉलिटिकली इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सक्सेस मिली है
ये जो हिंदुस्तान के साथ हमारी झड़प हुई थी, उसमें हिंदुस्तान का प्रोग्राम था कि पाकिस्तान के बिल्कुल घुटने टेकने हैं और उसको टोटली कंट्रोल में लेके आना है, और हम एक किस्म की हिंदुस्तान की हेजेमनी मनवानी है। तो उसमें तो वो टोटली फेल हो गए हैं, बल्कि अगर पाकिस्तान आगे जाता तो और उनका नुकसान हो सकता था। जी। और उसके वजह से पाकिस्तान को एक बहुत इम्पोर्टेंट सक्सेस और विक्ट्री मिली है। अब इस जो विक्ट्री को हमने ट्रांसलेट करना है अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और इकोनॉमिक वेलफेयर में, तो उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और उसमें लिए हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए वो इन्वेस्टमेंट चाहिए। जी। और अमेरिका भी कह रहा है कि वो पाकिस्तान में तेल की डिस्कवरी के लिए इन्वेस्ट करेगा। जी। तो अभी ज़बानी तो की है बात, लेकिन वो टोटली अभी साइन नहीं हुआ डॉक्यूमेंट। लेकिन सर जो तरफ जी हमारा जो है वो चाइना के साथ सीपेक 2 का बन रहा है, और उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी है। बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या चाहिए। और हमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि दुनिया अब 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा रही है, और 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा जो इकोसिस्टम है, जिसमें चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, फिर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसमें उनकी रिफाइनमेंट है, फिर बहुत बड़े डेटा सेंटर्स हैं, फिर आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ग्रीन एनर्जी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से हासिल करनी पड़ेंगी, और वो इस वक्त हमें चाइना से मिल सकती हैं। और सीपेक 2 में मुझे उम्मीद थी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिप्स के ऊपर बातचीत होगी, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें हमने अभी बात नहीं की। डॉक्टर साहब, जो चाइनी वज़ीर ख़ारजा का दौरा था पाकिस्तान को, उन्होंने उसमें काफ़ी यकीन दहानी भी कराई है और जो सरमायाकारी के बारे से बातचीत आगे बढ़ी है। हाँ जी, लेकिन उसमें हमारा जो स्ट्रेटजी मुझे नज़र नहीं आ रही है। हम एक किस्म का मतलब ज़राअत के ऊपर हम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त हमारे लिए ये 21वीं सदी की जो इकोनॉमी है उसमें आना है, और इसके अंदर एकदम हम आ सकते हैं अगर हमारी सीपेक 2 में फोकस इसका आ जाए, मिनरल्स के ऊपर, क्रिटिकल मिनरल्स पे आ जाए, सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर आ जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ जाए, सोलर एनर्जी पे आ जाए, डिजिटाइजेशन पे आ जाए, बिग डेटा पे आ जाए, डेटा सेंटर्स बनाने में आ जाए, तो ये हम बहुत बड़ी जंप ले सकते हैं। ऐसे जिस तरह सर अमेरिका ने, डॉक्टर साहब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, जिस तरह अमेरिका ने जो है वो इंटरेस्ट शो किया है माइंस एंड मिनरल में, पेट्रोलियम सेक्टर में और बाकी जो सेक्टर हैं, वो प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के साथ जो है वो ट्रेड करना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, इसको हमें एग्रीमेंट में ट्रांसफर करना चाहिए। जो भी उनकी कंपनीज हैं, अब सुना है कि अगले महीने पाकिस्तान ऑक्शन करेगा अपने माइनिंग राइट्स कुछ पेट्रोलियम के, तो उसमें फिर हम देखेंगे कि अमेरिकन कंपनीज उसमें आती हैं और पार्टिसिपेट करती हैं कि नहीं, क्योंकि अमेरिका और चीन में थोड़ा सा फ़र्क है। अमेरिका की जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी होती है, और वो जनरली अपने शेयर होल्डर्स के
पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। हुकूमत से भी वो, अगर हुकूमत उन्हें कोई बहुत बड़ी सब्सिडी वगैरह दे दे अमेरिका की, तो फिर उनकी वो बात मान सकते हैं। लेकिन चाइना का क्योंकि एक निज़ाम ऐसा है जिसमें उनकी गवर्नमेंट अगर प्राइवेट चाइनीज कंपनीज को भी कहेगी तो वो भी पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक। और हमें चाइना के पास कैपिटल भी बहुत है, अमेरिका के पास इतना कैपिटल इस वक्त नहीं है। वो तो बाकी दुनिया से इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, तो उसकी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी पता नहीं है या नहीं। बहरहाल वो अगले माह पता लग जाएगी। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और एग्जैक्टली ये देखना चाहिए कि हमने चीन से क्या हासिल करना है, अमेरिका से क्या हासिल करना है, जापान से, यूरोप से। आपकी बात ठीक है, स्ट्रेटजी नजर नहीं मुझे आ रही। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बात की चाइना की कि उसके पास कैपिटल काफ़ी ज़्यादा है और चीनी वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ पाकिस्तान आए थे। अब हमारे वज़ीर आज़म चाइना जा रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा चाइना है वो उसमें किस हद तक कामयाबी हासिल हो सकती है, किस हद तक जो है वो MOU साइन हो सकती हैं, किस हद तक सरमायाकारी आ सकती है? देखिए, इसमें 2-3 चीजें होंगी जो मैं देखूंगा। एक तो ये मैं इक्तिसादी जो होगा एजेंडा, उसके ऊपर पेशरफ्त क्या होगी और क्या वाकई हमें जदीद टेक्नोलॉजी जो सुपर कंप्यूटर्स की है और सुपर कंडक्टर्स की है और चिप्स वगैरह की है, उसमें हम कितना शराकत करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, फिर मैं ये देखूंगा कि हमारे मुल्क में चीन की प्राइवेट सरमायाकारी कितनी होती है, उनकी कंपनीज यहाँ आके जॉइंट वेंचर्स करती हैं या नहीं करती, या बगैर जॉइंट वेंचर के यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं या नहीं करती। और तीसरी चीज़ मैं देखूंगा, क्योंकि अभी हमारा ये जो संदूर का मिशन था इंडिया का, जिसको हमने शिकस्त दी है, उसके फॉलो अप में हमें और जदीद मिसाइल्स की ज़रूरत है। जदीद जहाज J-35 जो उनका स्टेल्थ है, 6th जनरेशन जहाज है, वो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि उसके ऊपर हमें कोई एग्रीमेंट होनी चाहिए और यहाँ पे उसको अनवेल करने की ज़रूरत है। सो आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में है जहां पे पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी अगर बनाए और बिल्कुल वो चीजें जो पाकिस्तान को तरक्की के लिए चाहिए, उसके लिए हमें एग्रीमेंट्स करने की बहुत बिल्कुल डॉक्टर साहब, पाकिस्तान अपनी जो साख है उसको देखते हुए जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें दुनिया से ले सकता है। आपकी बात ठीक है नाज़रीन, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, जो माहौलियात की तब्दीलियां हैं, उससे पाकिस्तान काफ़ी सफ़र कर रहा है और फिर ऊपर से जो सैलाबी रेला आ गया है इंडिया की तरफ से, वो भी एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। डॉक्टर ज़ैनब नईम ने हमें ज्वाइन किया है, ज़ैनब जमील ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अब 2-3 दिन पहले जो है वो ग्लेशियर फटने की भी जो वाक़या पेश आया GB के अंदर, और काफ़ी सारे जो पूरा गांव है उसकी लपेट में आया, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। तो ये क्या मजीद भी कुछ ऐसे वाक़यात रुनमा हो सकते हैं कि ग्लेशियर अब फटना शुरू हो गए हैं? पहले क्लाउड बर्स्ट था, अब ग्लेशियर की बातें हो रही हैं। जी बिल्कुल, ये क्लाइमेट चेंज जो है वो तेजी पकड़ ली है इस प्रोसेस ने या इस तबाही ने पूरी दुनिया में, और इसका हम भी शिकार हो रहे हैं। तो जो ग्लेशियर पहले इतनी आसानी से तेजी से नहीं पिघलते थे, वो अब ज्यादा तेजी से पिघलेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से और शदीद गर्मी की वजह से। इस दफा नॉर्दर्न एरियाज में टेम्परेचर जो है वो 7 से 9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है, तो उसकी वजह से भी ये मेल्टिंग का प्रोसेस जो है वो जरा तेज हो गया है। और जंगलात जब हम काट देते हैं तो भी वहां पे जो है लोकल टेम्परेचर वहां का ऊपर हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इस वजह से जो है वहां पे ग्लेशियर मेल्टिंग तेज हुई भी है। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से भी है और कुछ हमारी मिसगवर्नेंस की वजह से भी। जब हम लोग माहौल का ख्याल नहीं रखते तो वहां का लोकल जो टेम्परेचर है वो इसी तरह से फ्लक्चुएट करता रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो।
डॉक्टर ज़ैनब, एक तो चलें अभी ये क्लाइमेट चेंज जो है वो एक कुदरती अमल है और हमें इससे बचाव के लिए तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। तो सर सिंध ताश मुआहदे पे भी थोड़ी सी आपकी राय लेना चाहूँगा कि इंडिया ने बाज़ाब्ता रब्ता किया है और इतला दी है कि जो है वो पानी छोड़ा जा रहा है और पानी आ रहा है और हम इंतजाम भी कर रहे हैं। तो पहले तो सिंध ताश मुआहदा उसने सस्पेंड किया और अब भी जो रब्ता किया वो भी सफारती सतह पर रब्ता किया, जो सिंध ताश एग्रीमेंट के तहत था रब्ता करना, वो उस तरह रब्ता नहीं किया गया। देखिए इसमें दो फैक्टर्स आते हैं और मैं पहले भी जब ये धमकियां दी जा रही थी पाकिस्तान को कि हम मुआहदा खत्म कर देंगे, तो मैं तब भी यही मेरा स्टांस था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया अपनी बात पे कायम नहीं रह सकता, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बताएगा कि इंडिया पानी बंद करेगा या पानी छोड़ेगा, तो ये उसके कंट्रोल में किसी हद तक है ये चीज। और बाकी क्लाइमेट चेंज की वजह से देखिए वहां सैलाबी सूरत हाल है, इस वक्त वहां भी सैलाब आए हुए हैं, तो पानी छोड़ना जो है उनकी मजबूरी भी है और ये आबी जारियत भी हो सकती है, दोनों चीजें हैं। तो इंडिया को भी क्लाइमेट चेंज जो है वो डिफाइन करेगा, क्योंकि उसको किसी बॉर्डर्स या कंट्री का नहीं पता कि वो पानी कब छोड़ सकता है और कब बंद कर सकता है। वो पानी जो है अगर इस वक्त रोक के रखेगा तो उनकी तबाही जो है सैलाब से वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें इसमें हमें कंसिडर करनी चाहिए। हाँ, लेकिन पानी जो है वो हमारी लाइफलाइन है, उसके हवाले से पाकिस्तान को कहीं पे भी अपना स्टांस नरम नहीं रखना चाहिए। अगर इंडिया सिंध ताश मुआहदे की पैरवी नहीं कर रहा तो उस पर अपना केस जितना स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है बनाया जाए, लेकिन पाकिस्तान को अपना डेटा इंटीग्रेशन करने की बहुत जरूरत है कि दुनिया को बताए कहां आबी जारियत हो रही है, कहां पे पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटीज है, कहां पाकिस्तान को जो है अपना लड़ने का हक रखता है। तो ये इस वक्त बहुत जरूरी है। तो इंडिया जो सिंध ताश एग्रीमेंट है वो सस्पेंड कर सकता है? इंडिया देखिए इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इंडिया ये एग्रीमेंट सस्पेंड नहीं कर सकता, ये खत्म नहीं किया जा सकता। इसमें वर्ल्ड बैंक के भी जो है जो अजय बांगा हैं उन्होंने भी यही बात की थी कि ये नहीं खत्म किया जा सकता, ये सिर्फ धमकियां लगा सकता है। अगर ये बंद करेगा, खत्म करने की बात करेगा तो उस पर आप पूरा स्ट्रेट स्टांस लिया जा सकता है। पाकिस्तान कोई आराम से हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता ना कि एक मुल्क कह दे, ये कर ही नहीं सकता बंद, इंटरनेशनली ये चीज अलाउड ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब कभी हम सैलाब को देखते हैं, कभी माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से बारिशों को देखते हैं, पानी हम कंट्रोल नहीं कर पाते, सैलाब को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन दूसरी तरफ जो है हम पता नहीं लाखों एकड़ पानी जो है वो समंदर में ज़ाया कर देते हैं। तो इसके लिए भी तो हमें कोई प्लान करना चाहिए, कोई आबी ज़खायर जो है वो बनने चाहिए कोई। जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान जहां पे ये आबी जारियत का सामना कर रहा है वहां पे पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की वजह से भी दो एक्सट्रीम्स का सामना करना पड़ा है। एक तो जो आप बता रहे हैं सैलाबी पानी जाया हो जाता है, हमारे पास स्ट्रक्चर ही नहीं उसको सेव करने का। दूसरा, जब पानी की किल्लत हो जाती है यानी ड्राउट सीजन होता है, हीट वेव चल रहे होते हैं, पानी का मसला बना होता है, पूरे मुल्क का ये मामला है, तो इस वक्त जरूरी है इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट। एक तो अगर आप बड़ा डैम अभी नहीं बना सकते तो छोटे डैम्स बनाए, रिटेंशन डैम्स, चेक डैम्स, स्टोरेज डैम्स, फिर पानी को छतों पे जमा करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर जगह पे मैंडेटरी कर दें ताकि बारिश का पानी छतों पे जमा हो। इसके अलावा नरम जमीन जो है वो आपको ज्यादा ग्रीन बफर जोन्स बढ़ाने की जरूरत है ताकि ग्राउंड वाटर जो आपका ज़ेरे जमीन पानी का जखीरा वो सूख रहा है उसको रिचार्ज किया जाए। तो ये वाटर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है इस वक्त। अगर आपको भारत की भी आबी जारियत का सामना करना है और उनसे लड़ना है इस हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो भी आपको अपना तो इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट इंप्रूव करनी पड़ेगी ना, ये बहुत जरूरी है इस वक्त। और कराची की अब जो पब्लिक है, जो शहरी हैं, वो दुआ मांगते हैं बारिश के लिए, अगर बारिश आ जाए तो बारिश संभलती नहीं है, इसका क्या हाल है? कराची में सबसे बड़ा मसला ड्रेनेज है। ड्रेनेज सिस्टम कितनी सदियों पहले अपग्रेड हुआ था, ठीक है, और उसके बाद 40 से 42 बड़े नाले हैं जो कि मलीर रिवर और लियारी रिवर में गिर के इवेंचुअली अरेबियन सी में जाते हैं, वो क्लॉग हुए हैं, उनकी सफाई का मसला है, वो अप टू डेट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की जरूरत है कराची में। कराची का मसला सिर्फ ये है, बारिश हल्की भी होती है कराची में सैलाबी सूरत हाल आ जाती है, तो वहां पे ये ड्रेनेज को जो है अपडेट करें और वहां पे अर्बन प्लानिंग का निफाज करें। कोई शहर की प्लानिंग होती है, हर नाले के ऊपर तो आप सोसाइटियां नहीं बना सकते ना, वहां पे ड्रेनेज प्लान मंगाए सोसाइटियों के, जो नई सोसाइटीज भी बन रही है एनओसी रोक दे जो आपको ये प्लान सबमिट नहीं करवा रहे। बिल्कुल डॉक्टर ज़ैनब, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।